हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ क्वेश्चन आपने देखे हैं, कुछ और क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड। आपने कहा कि नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोसाइड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अरेंज करना है, जो कि आपने यहाँ पे इस प्रकार से किया था। अगला जो प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन द डीएनए। आपने कहा कि अगर डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है उसमें अगर 20% क्या है, साइटोसिन है, तो आपको एडेनिन का जो परसेंट है वो कैलकुलेट करना है। आपका आंसर आया था 30% है और ये आपके आंसर का एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलो 5 to 3 write down the sequence of complementary strand in a 5 to 3 direction। देखो क्वेश्चन ये कहता है, एक स्ट्रैंड है ये, एक स्ट्रैंड है ये, ठीक है, जो है 5 to 3। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो आपके दिए गए हैं, जैसे कि है आपने कहा ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए। तो ये आगे का जो कि ये सेम है, सेम हमने नोट किया है। ये आपके पास क्या आता है, एक स्ट्रैंड आता है। आपको बताना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन 5 to 3 हो। आप सोचेंगे ये भी तो 5 to 3 है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तो 3 to 5 होना चाहिए था। सिंपल है, आपको 5 to 3 डायरेक्शन बतानी है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये आपका 5 to 3 आएगा। अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन में जो वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट वही होते हैं। सिंपल चीज आपसे अगर ये पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को 3 to 5 डायरेक्शन बताइए, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको बोले कि राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में सीक्वेंस बताना है, लेकिन 5 to 3 एंड में, तो कंफ्यूज नहीं होना। 5 to 3 बोला गया तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 5 है, ये 3 है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आपको बताने हैं। किसका बोला गया है ये ध्यान रखना है, डीएनए का या आरएनए का। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनसे पेयरिंग करेंगे। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे, आपको होमवर्क में दिया गया था, आपने घर से किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो जल्दी से एक बार कर लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें टफ जो है कोई भी चीज नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि बेसिक है। चलिए आपने देख लिया होगा, अब हमें यहीं पर आंसर कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आपको बनाना है, ठीक है। तो ये स्टैंड ये है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आ गया है। क्योंकि हमें 5 to 3 बोला गया तो ठीक है, ये हमारा 5 है और ये हमारा 3 है, ठीक है, यही होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाना है। इट मीन्स कि हमें देखना है कि साइटोसिन से क्या ऐड होता है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एडेनिन से तो थाइमिन ऐड होता है और ग्वानिन से साइटोसिन होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी, क्योंकि बात हो रही है डीएनए के बारे में। अगर होता आरएनए तो सेम है कि एडेनिन से जो है वो यूरेसिल ऐड होगा और ग्वानिन से साइटोसिन होगा। ये आरएनए के केस में है। किस केस में है, आरएनए के केस में, और ये है आपके डीएनए के केस में। अब कर ले, साइटोसिन से हमने क्या बोला है, क्या ऐड होगा, ग्वानिन होगा। ग्वानिन से क्या होगा, साइटोसिन होगा। अब थोड़ा सा कंजेस्टेड होकर के लिखा है, देखिए साइटोसिन से क्या ऐड होगा, यहाँ पे आपने कहा ग्वानिन होगा। ग्वानिन से क्या होगा, साइटोसिन होगा। थाइमिन से क्या होगा, यहाँ पे एडेनोसिन होगा। एडेनिन होगा, एडेनोसिन नहीं है, एडेनोसिन तो आपका न्यूक्लियोसाइड में आ जाता है। थाइमिन से आपका एडेनिन होगा, एडेनिन से आपका अगेन थाइमिन होगा, साइटोसिन से आपका अगेन ग्वानिन होगा, ग्वानिन से अगेन आपका साइटोसिन होगा, थाइमिन से एडेनिन है, एडेनिन से थाइमिन है, साइटोसिन से ग्वानिन है, ग्वानिन से साइटोसिन है,
थायमिन से एडेनिन है, एडेनिन से थायमिन है, साइटोसिन से ग्वानिन है, ग्वानिन से साइटोसिन है, थायमिन से एडेनिन है, एडेनिन से थायमिन से एडेनिन है और एडेनिन से थायमिन है, साइटोसिन से ग्वानिन है, ग्वानिन से साइटोसिन है, थायमिन से एडेनिन है, एडेनिन से थायमिन है, साइटोसिन से ग्वानिन है, ग्वानिन से साइटोसिन है, एडेनिन थायमिन से एडेनिन है, एडेनिन से थायमिन है, साइटोसिन से ग्वानिन है, ग्वानिन से साइटोसिन, एडेनिन थायमिन से एडेनिन है, एडेनिन से आपका थायमिन। ठीक है, ये आपका जी है, ग्वानिन। ठीक है, विजिबल है? विजिबल नहीं है तो आंसर एक बार देख लीजिए। आंसर आपका ये आता है 5 to 3। अगर हम आंसर पढ़े तो हमने बोला है विद रिगार्ड टू बेस सीक्वेंस डीएनए स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि एक 5 to 3 है तो दूसरा 3 to 5 होगा। ठीक है, Therefore, if the sequence of one strand of DNA is written as, अगर DNA का एक strand अगर ऐसे लिखा गया है, so the sequence of the complementary strand in the 3 to 5 is also is as follows। तो हमें जो complementary strand है वो हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, तो हमने 5 से लिखना शुरू किया था। तो अगर आप देखेंगे ये G आया, यहाँ C आया, A आया, A यानी कि एडेनिन, थाइमीन है, ठीक है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। एक पैटर्न आप देख रहे हैं कि साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमीन है। ठीक है, तो आप अगर इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो कुछ ऐसा आया है, ऐसा बनेगा। इजी है, हमें पता है कि प्यूरिन से पिरिमिडिन क्या होता है, बाइंड करता है, और हमें ये पता है कि एडेनिन से थाइमीन और ग्वानिन से साइटोसिन करेगा। तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा अगर हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने को दिया जाए तो। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को इतना भी करते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बताया था कि 5 to 3 आपको बताना है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं तो आगे क्या बोला गया है कि 5 to 3 आपको बताना है। तो सिंपल, ये आपको 5 to 3 लिख देना है। तो आप क्या करेंगे, ये 5 to 3 अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपके पास क्या सीक्वेंस आएगा, आपने कहा सब्सिक्वेंटली द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5 to 3 डायरेक्शन इज रिटन एज। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं 5 to 3 डायरेक्शन में, लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि 5 to 3 बताइए तो आपने 5 to 3 लिखा, कुछ नहीं है, बस 5 यहाँ आ गया है, 3 यहाँ आ गया, उसी अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे चेंज कर लिया। जैसे कि पहले आपने कहा कि ग्वानिन आया है, साइटोसिन आया है, एडेनिन आया है, थाइमीन आया है, फिर ग्वानिन आया है, साइटोसिन आया है, इस प्रकार से दोनों में। देखिए हमने क्या किया है, हमने बस यहाँ 5 यहाँ रखा है, अब यहाँ से लिखना शुरू किया है आगे की ओर, यानी कि ये आगे की ओर हमने ऐसे लिखना शुरू किया है। यानी कंफ्यूज नहीं करना है किसी भी चीज में। हमने पहले यहाँ पे ग्वानिन लिखा, फिर हमने यहाँ पे साइटोसिन लिखा, फिर हमने यहाँ पे एडेनिन लिखा, अगेन थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, 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 थाइमीन। समझ आ रहा है हो क्या रहा है? इतना समझ आ रहा है क्या हो रहा है? बस हमने यहाँ से लिखना शुरू किया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ तक छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं माना जाएगा क्योंकि इन्होंने आपको 5 to 3 डायरेक्शन बोला है। अब यहाँ तक अगर हम बात करें तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है आपके लिए, बहुत हलवा क्वेश्चन आपके लिए है, लेकिन अगर कहा जाए कि 5 to 3 डायरेक्शन में आप लिखिए तो अब थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप सोचेंगे क्वेश्चन को, आप अच्छे से समझेंगे तो आप इस प्रकार से कर देंगे। क्लियर है?
क्लियर है यहाँ पे? चलिए एक बार आप अपने क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पर हो रही है। मैं इसे इरेज कर रही हूँ कि ये कंफ्यूजिंग ही होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, आंसर पढ़िए एक बार। आपको कहा गया है कि जो अगर डीएनए का स्ट्रैंड है जिसमें हमें क्या दिया गया है, जो सीक्वेंस दिया गया है वो 5' to 3' दिया गया है जिसमें एडेनिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हमें बोला गया कि हमें क्या बताना है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताना है, लेकिन 5' to 3' डायरेक्शन में। तो हमने कहा ठीक है हम 5' से शुरू करते हैं। तो ये आपने 5' से लिखना शुरू किया तो 3 to 5 डायरेक्शन में आपने यहाँ पर पहले क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया है। अब 3 to 5 को आपने यहाँ पे क्या किया है, 5 to 3' में कन्वर्ट कर लिया है। इजी है क्वेश्चन, एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, which property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesize a semi-conservative modes of DNA replication extent। आपने कहा कि डीएनए का वो कौन सा नेचर था जिसकी वजह से आपने यहाँ पर सेमी कंजर्वेशन मेथड पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक है, जो हाइपोथेसिस किसने दी थी, क्रिक एंड वॉटसन ने दी थी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका पढ़ लेते हैं। आपने कहा वॉटसन एंड क्रिक नोटेड दैट द 2 DNA स्ट्रैंड आर एंटीपैरलर है, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर विद रिगार्ड्स टू देयर बेस सीक्वेंस which facilitate the each strand to serve as a template to synthesize a new strand। आपने कहा कि यहाँ पर जो दो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, और ये क्या फैसिलिटेट करेंगे यहाँ पर एज अ टेम्पलेट को फैसिलिटेट करेंगे जो कि क्या होगा, नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फर्दर द हाइपोथेसिस दैट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब समझ रहे हैं कि ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर क्या है, पहले आधे जो पार्ट हैं उसके स्ट्रैंड बन रहे हैं, फिर जैसे जैसे हेलिकेज जो है इसे खोलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे नए जो स्ट्रैंड है वो बनते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपने कहा इन अदर वर्ड्स द डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल स्प्लिट्स एंड इन टर्न ईच ऑफ द separated strands serve as the template to synthesize a new complementary strand. Subsequently, each DNA molecule will have one parallel strand and a newly synthesized daughter strand, as only one parental strand is conserved in each of the daughter molecules. The mode of replication is termed as semi-conservation. ठीक है, the subsequence of base in the template strand because the complementary base pairing guns the sequence of base in the daughter strand. Subsequently, this property of DNA led Watson and Crick to hypothesize the semi-conservation mode of replication. ठीक है, तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल चीजों में आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में यहाँ पर आ जाए। चलिए एक बार आप लोग देखें। तो हमने क्या बात की, हमने कहा डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट डीएनए और आरएनए एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए और आरएनए लिस्ट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। आपने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेजेस हैं, पॉलीमरेज आप समझ रहे हैं, पॉलीमरेज हमने कब पढ़े थे, जब हमने कहा था न्यू स्ट्रैंड के फॉर्मेशन की हमने बात की थी कि जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता हुआ चलता जाएगा वो पॉलीमरेज है। ठीक है, तो हमने कहा था कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हमारे पास आते हैं, डीएनए और आरएनए, और उसके अकॉर्डिंग आपने कहा पॉलीमरेज के जो टाइप हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो नाम आपको आपकी स्क्रीन पे है, आपको एक्सप्लेन करना है कि इनका मतलब क्या है। जैसे पहला है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट। सेकेंड है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तीसरा है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, नेक्स्ट है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताने की क्या मतलब है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक ये है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या डिफरेंस है दोनों में, एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। जब हमने पॉलीमरेज की बात की थी तो हमने दो टाइप की बात की थी, एक तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आपने पढ़ा था, एक आपने डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा था। ठीक है, और वहीं पे हमने क्लियर किया था कि क्या मतलब होता है। तो देखिए डीएनए डिपेंडेंट का मतलब है
कि कॉपी किससे की जा रही है, डीएनए से कॉपी की जा रही है। फॉर एग्जांपल ये है डीएनए का स्ट्रैंड, अब जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ये है डीएनए का स्ट्रैंड, डीएनए। अब जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ये किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, डीएनए की अकॉर्डिंग बन रहा है। कॉपी का मतलब होता है कि एक स्ट्रैंड है और उसी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। वो जो नाइट्रोजनस बेस है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस हैं वो वहां पे अरेंज होंगे। तो टेम्पलेट जो है वो डीएनए है। डीएनए के अकॉर्डिंग नाइट्रोजनस बेस जो है वो यहाँ पे अरेंज हो रहे हैं। इट मीन्स कि जो पॉलीमरेज है वो किसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजनस बेस वहाँ पे ऐड कर रहा है, डीएनए के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो अगर डीएनए के अकॉर्डिंग करेगा तो हम इसे कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट कहेंगे। बना किसे रहा है, अगर डीएनए से डीएनए को ही बना रहा है, जो कि आपने एप्लीकेशन में पढ़ा था, आपने कहा था ये जो न्यू स्ट्रैंड है ये भी आपका डीएनए है। अगर डीएनए के अकॉर्डिंग नाइट्रोजनस बेस को अरेंज करके डीएनए ही बनाएगा तो इसे हम नाम देंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर हमने कहा कि डीएनए के अकॉर्डिंग नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर अरेंज हो रहे हैं और नया जो स्ट्रैंड बन रहा है वो डीएनए ना बन करके आरएनए बन रहा है, तो हम कहेंगे ये जो पॉलीमरेज है ये डीएनए के अकॉर्डिंग नाइट्रोजनस बेस को अरेंज कर रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट है, लेकिन बना क्या रहा है, आरएनए। तो इसको हम नाम देंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सेम चीज यहाँ पर है। अगर आपने कहा आरएनए के बेसिस पे डीएनए का स्ट्रैंड बन रहे हैं, होता है आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, कुछ वायरसेस में हम देखते हैं, ठीक है, जैसे रेट्रोवायरस में हमने यहाँ पर देखा है। तो अगर आरएनए के बेसिस पे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं और डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है तो ये आरएनए डिपेंडेंट होगा और डीएनए पॉलीमरेज होगा। अगर हमने कहा कि आरएनए से आरएनए बन रहा है तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, कि आरएनए के स्ट्रैंड को कॉपी करके ही आरएनए बन रहा है तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये टर्म्स जो होते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको इन्हें ध्यान से समझना है हमें दिया क्या गया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।